नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। औरंगजेब से शुरू हुआ विवाद औरंगजेब को याद करते करते आखिरकार ये सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। नागपुर में कल दो समुदायों के बीच कल देर शाम वहां पर झड़प हुई और अब स्थिति आ गई कि वहां धारा 144 लगाई गई, वहां पर कर्फ्यू लगाया गया, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घटना हुई कैसे और इस घटना के पीछे क्या कारण है। विपक्ष कह रहा है कि कैबिनेट मंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग जब इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे और दो समुदायों को लड़ाने के जैसे बयान देंगे तो फिर क्या होगा। और वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से ही महाराष्ट्र में लगातार सवालों में घिरी हुई है। वहां की कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच अब बड़ी घटना नागपुर में, और नागपुर जैसा शहर जो कि शांत शहर माना जाता है, शांत शहर, वहां पर सांप्रदायिक दंगों का इतिहास नहीं है कोई। और बड़ी बात यह है कि आरएसएस का वो मुख्यालय है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उसी शहर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नितिन गडकरी उसी शहर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड है। यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आखिर वहां पर हिंसा कैसे भड़की। सुनेंगे वहां पर पुलिस के बयान को भी और हिंसा को लेकर। हालांकि पुलिस का कहना है कि कारणों की पड़ताल की जा रही है, वजहों की पड़ताल की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इसकी आशंका पहले से ही थी और उसको रोका नहीं जा सका। यह सरकार का फेलियर है, सरकार की कमजोरी है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के तमाम नेता अभी भी औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले सुन लेते हैं संजय राउत ने किस तरह से सरकार पर निशाना साधा है और सरकार को कहा है कि वहां देवेंद्र फडणवीस उसी शहर से आ रहे हैं, उस शहर को भली भांति जानते हैं। क्या उनको इस बात का पता नहीं था कि नागपुर में क्या कुछ हो रहा है? सरकार की कमान उनके हाथ में है, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, फिर भी उनको नहीं पता चल पाया कि यहां क्या होने वाला है और किस तरह से ये स्थितियां बिगड़ रही हैं। सुनते हैं जो आरोप लगाए हैं संजय राउत ने, क्या कह रहे हैं, और उनका निशाना सीधे देवेंद्र फडणवीस पर है। वही बाबरी मस्जिद की भी जिक्र किया। क्या हो गया? कल नागपुर में हिंसा हुई, 20 से अधिक। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक आदेश निकालो और सीपीडब्ल्यूडी के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना, सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी, उनके लोगों को बोला जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहाँ जाओ।
तो ये नया पैटर्न है, ये आरोप लगा रहे हैं अमलेंदु जी संजय राउत। और ये जो लगातार ये विपक्ष के नेता ये कह भी रहे हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही थी उसको देखते हुए इसकी आशंका थी, और संसद में भी इसके इन मुद्दों पर तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं, लगातार उस पर बात हो रही है। ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है सरकार। एक बार रुक करते हैं सीधे लोकसभा का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं लोकसभा में। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्या उनके भाषणों में भी नागपुर का जिक्र आता है, चुनावी प्रक्रिया में जो धांधली है उसका जिक्र आता है, या जिन तमाम मुद्दों पर मणिपुर हो या अमेरिका का मुद्दा जिस पर विपक्ष उनसे बयान देने की मांग कर रहा है, उस पर वो कुछ कहते हैं या नहीं। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं लोकसभा में। महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, नागपुर जल रहा है। औरंगजेब को लेकर इस समय तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद के लोग। इसके अलावा विपक्ष को ये उम्मीद रही, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलें। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, उसको लेकर भारत पर लगातार एक के बाद एक प्रतिबंध लग रहे हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद थी। चुनावी प्रक्रिया में उसको लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर चर्चा की मांग हो रही थी, उस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। अभी तक उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ की बात की और उसके बाद अब उन्होंने शुरुआत की है अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। आगे हो सकता है मणिपुर पर भी आए प्रधानमंत्री। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है?
नहीं, हो सकता है आए मणिपुर पे और आए नागपुर पे, लेकिन आए तो ये देखना है कि आग लगाने आते हैं कि आग बुझाने आते हैं, ये भी तो सवाल है ना। आए तो क्या करने की आते हैं। लेकिन समीर जी देखिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद कल रात में जो कुछ हुआ, देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं शांति बनाए रखिए, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं शांति बनाए रखिए, लेकिन दोनों के विधायक जो हैं वो विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। तो भाई आप यहाँ विधानसभा में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? कहो देवेंद्र फडणवीस से, कहो मोदी जी जो संजय राउत कह रहे हैं कि उखाड़ फेंको, उसको फेंके। और ऐसा है तो आप उसका, चूंकि वो संरक्षित स्मारक है, उसको आप प्रस्ताव पारित करिए और हटवा दीजिए। दूसरी बात यह समीर जी कि 300 साल का इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बनते हैं और एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं दिया जाता है, तभी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही ये बवाल हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस जहां से चुनकर आते हैं उन्हीं का क्षेत्र है ये महाल, वही है। और यही सवाल उठा रहे हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने एक वन लाइनर जो है समीर जी ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि अगर आप उसको बता रहे हैं तो बहुत मार्के की बात पवन खेड़ा ने। बिल्कुल, पवन खेड़ा लिख रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है कि जिंदा लोग सवाल ना पूछ सके इसलिए भाजपा कब्रें खोदने की बात करती है, इसको गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। बिल्कुल वही बात है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछने के लिए इंतजार कर रहा है कि लोकसभा स्पीकर उसकी इजाजत दें, प्रधानमंत्री आए उस पर बयान दें, लेकिन यहां पर मामला चल रहा है औरंगजेब का। और इन तमाम वजहों से अब नागपुर में सांप्रदायिक तनाव बन गया है। एक बार सुनते हैं वहां के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंगला क्या कह रहे हैं। वहां जिस तरह से जो घटना हुई, हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी पता किया जा रहा है, जांच की जा रही है कि घटना की असली वजह क्या है, लेकिन बहुत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुनते हैं नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंगला क्या कह रहे हैं। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया है। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था पुलिस जी, तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी नहीं दिखाई, समय पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे भी आरोप तमाम लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं। और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं, वो क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। सर, जो आरोपी है वो नकाब पहनकर थे, उन्हें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना चुनौती? देखिए, क्योंकि वो किसी के साथ में थे तो वो दिख रहे हैं, तो वो जो भी इसमें नज़र आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीज़ें। और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या ये गिरफ्तारी का सत्र ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इसमें जो इन्वॉल्व। तो तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की गई है, शांति बनी हुई है वहाँ पर, लेकिन बहुत से इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। महाल इलाका जो वहाँ पर जहाँ पर हिंसा हुई है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इलाका है। नागपुर से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस तो आते ही हैं, मुख्यमंत्री हैं, नितिन गडकरी भी वहीं से आते हैं। और इन सब के बावजूद अगर वहाँ हिंसा हो रही है, जैसा कि संजय राउत सवाल पूछ रहे हैं, तो ये कितनी गंभीर बात है। और इसको लेकर विपक्ष, हालांकि महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठते ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। विपक्ष के नेता उसको दोषी ठहरा रहे हैं। एक लाइन का जवाब, जैसे पवन खेड़ा ने एक लाइन का ट्वीट किया है, बिल्कुल एक ही वाक्य का जवाब दिया है समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने। क्या कहा है इस हिंसा को लेकर, एक बार उनको सुनते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुन लेते हैं राम गोपाल यादव ने क्या कहा जब उनसे सवाल पूछा गया नागपुर की हिंसा के बारे में। बीजेपी ये चाहती तो होगा ही, कौन करवा रहा है?
सर इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ भाई, मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। बीजेपी ये चाहती है तो होगा ही, कौन करवा रहा है? तो सीधे तौर पर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है, यानी इसके लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है और यहां तक कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह जनपद है नागपुर, वहां इस तरह की हिंसा हो रही है और मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय भी है, उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वहां क्या हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। एक बार सुनते हैं पवन खेड़ा को भी क्या कह रहे हैं इस हिंसा के लिए और जिस तरह से ये परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, औरंगजेब के मुद्दे को जिस तरह से अनावश्यक तरह से उठाया जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इन सब मुद्दों पर क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनते हैं उनको। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं और अपील कर रहे हैं वहां शांति बहाल रखने की। मुख्यमंत्री उसी शहर से आते हैं और अब विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की हिंसा पर वहां बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया, अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाई गई। ये एक सुनियोजित हमला लगता है, किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंसक घटना और दंगे पहले से ही योजनाबद्ध लग रहे हैं। छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है, फिर भी सभी को महाराष्ट्र को शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए। ये बयान दिया है विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने, मुख्यमंत्री ने। छावा फिल्म यानी वो सीधे सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि एक फिल्म है जो एक समुदाय को भड़का रही है एक दूसरे समुदाय के खिलाफ। तो इसको लेकर ये उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उसको रोकने की क्या कोशिश की गई, सुनियोजित षड्यंत्र बता रहे हैं। यानी आपको षड्यंत्र का पता ही नहीं चल रहा है, आपके पास कोई इंटेलिजेंस का सोर्स नहीं है, और अगर सोर्स है तो आप जानबूझकर शायद जो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि जो राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि आप खुद ये चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हों। बिल्कुल समीर जी, उनका एक मंत्री खुलेआम भड़का रहा है और ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद गिराने के लिए क्या पहले कोई मीटिंग की गई थी? तो यानी कि आप भड़का रहे हैं, आपका मंत्री भड़का रहा है। 70 सालों में समीर जी ये पहली ऐसी सरकारें हैं बीजेपी की, डबल इंजन की सरकारें, जो खुद देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक रही हैं। ये 70 सालों में पहली बार है। और देवेंद्र फडणवीस ने जो विधानसभा में कहा है उसमें समीर जी उनका साफ साफ समझा जा सकता है कि उनका इशारा यही है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये साजिश रची। अगर ऐसा था तो आपने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर क्या कार्रवाई करी कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ये कहा है। फिर वो कह रहे हैं कि साहब छावा फिल्म ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। तो जब आपको लग रहा है कि छावा फिल्म ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया, तो आपने इस छावा फिल्म के निर्माता के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये पिक्चर वहां बैन क्यों नहीं की गई जी? और बताया जा रहा है कि छावा ने बहुत अच्छा कलेक्शन कर लिया, यानी महाराष्ट्र को हिंसा की आग में झोंक कर छावा के निर्माता ने अपनी कमाई कर ली। और बिल्कुल वैसे एक फिल्म और आई थी जो बहुत विवाद हुआ, लेकिन फिल्म के निर्माता और उसमें एक्टिंग करने वाले प्रोड्यूसर उन्होंने हो गया। एक बार संसद का भी रुख करते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर बोल रहे थे, लेकिन तमाम मुद्दों पर विपक्ष उनको घेरे हुए हैं। देखते हैं इस समय क्या चल रहा है संसद की कार्यवाही की ओर, वहां पर एक बार आपको ले चलते हैं।
एक व्यक्ति की सराहना करता हूं, देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं, सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372 एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। श्री प्रताप सारंगी हर हर महादेव। प्रताप सारंगी बोलिए। प्रताप सारंगी जी। Honorable Speaker sir, I am specially thankful to you for having allowed me to participate in this discussion on demand for grants relating to Railway Department, Railway Ministry. Indian Rail is the glorious symbol of our national pride and unity. It's a symbol of our national integration. It connects the nation from east to west and north to south. This is the cheapest and most comfortable mode of travel and transport. Under the सदन नियमों से चलता है। Prime Minister, जब नियमों में परिवर्तन करना है तो and the leadership of our Rail Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, it is marching ahead with great speed from different angles. This is a revolutionary budget. This is a budget with a great vision and result to transform the entire railway system. Development of Railway Ministry over the next 4-5 years shall be to the tune of 4.6 trillion rupees. A very bold and ambitious development program. Expansion of the infrastructure is very strong. This budget is an inspiring document which promotes confidence and commitment, hope and aspiration, dream and potentiality. I have to thank three persons. First, our Honorable Visionary Prime Minister under whose able guidance and leadership, our nation in general and Indian values in particular has reached such heights of development which any nation can be proud of. Second, our Finance Minister, whose prudence is preparing this budget, deserves special praise. Third, our Honorable Rail Minister Shri Vaishnav ji, who has worked tirelessly and put his life and soul for the transformation of our railway mechanism and translate the vision of our Honorable Prime Minister into action in greater public interest. Sir, the vision is quite clear. 50 Namo Bharat trains, 100 Amrit Bharat trains, 200 Vande Bharat trains, 7.45 billion passengers and special train services. Installation of Kavach on 10,000 locomotives and 15,000 kilometers on the railway now is going on. Around 17,500 general coaches will be added to the railway inventory going forward. Sir, Bharat Gaurav tourist trains are our pride. Now 1,400 general coaches, new coaches will be built, have been completed, which will address the problems of general class passengers. 100% electrification by the end of this financial year is a great pride for us. Sir, these new trains and modern coaches will go a long way in serving the low and middle class people. This year's budget proposes infrastructure development projects of railways to the order of 4,60,000 crore rupees. Sir, 1,16,000 crore rupees for the ensuring the safety of Indian railways through various projects. High-speed trains with 250 kilometers by 2047 will be a reality. Sir, decentralization of power, master policy for robust dispute. New train services from Baleshwar to Mumbai and Surat. New train services to Mathura and Ahmedabad from Baleshwar. Extent of train services from Nilgiri to Puri and Calcutta. Stoppage of trains in various states. तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया, भाषण दिया, उनसे तमाम मुद्दों पर
बयान देने की मांग कर रहा था विपक्ष, और शायद विपक्ष को ये लग रहा होगा कि उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही बोलते हैं जो उनको बोलना रहता है। उसमें संदर्भ और प्रसंग से उनका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, मन की बात पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, और शायद यही उन्होंने किया भी। उन्होंने अपने मन की बात की, उनके मन के भीतर जो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो वो संसद में वो बात नहीं बोल पाए थे, उसका जिक्र उन्होंने किया, और विपक्ष इसी बात को लेकर वहां पर मांग कर रहा है और वो नारेबाजी कर रहा है कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर शांत क्यों रहे। लेकिन प्रधानमंत्री इन सब के बीच चले गए, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के नेताओं को नियम कायदे भी समझाए कि प्रधानमंत्री जब बोलकर चले गए हैं तो उनका जो मन होगा वही बोलेंगे, और उसमें कोई उनसे दोबारा सवाल भी नहीं किया जा सकता। तो ये नियम शायद विपक्ष के लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये तो जरूर जान रहे होंगे कि प्रधानमंत्री को बोलना किस पर चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री को किस पे बोलना चाहिए, ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना अधिकार क्षेत्र है, किस पे बोले किस पर नहीं बोले, लेकिन देश की समस्याओं पर आखिर प्रधानमंत्री कब बोलेंगे सदन के अंदर। महाकुंभ पे आपने बोल दिया, बताया, मॉरिशस आप गए थे तो वहाँ जल लेकर गए, ये सब आपने बता दिया, लेकिन नागपुर और मणिपुर पे क्या मुसीबत आ रही है प्रधानमंत्री को बोलने पर जी, ये सवाल तो उठता है, और विपक्ष इसी को लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहा है। और एक मज़ेदार बात क्या हुआ समीर जी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि बीच में ओम बिरला साहब का ही माइक बंद कर दिया गया। वो कुछ बोल रहे थे, वो सुनाई नहीं पड़ा, कुछ बोल रहे थे, यानी इसका मतलब कि जो कहते हैं ओम बिरला साहब की माइक का कंट्रोल उनके पास नहीं है, वास्तव में उनके पास नहीं है, कोई और पीछे से कंट्रोल करता था। वो कौन व्यक्ति है जो पीछे से माइक को कंट्रोल करता है, क्योंकि ओम बिरला साहब का ही माइक जो है वो बंद हो गया, और कुछ सुनाई नहीं पड़ा कि ओम बिरला साहब क्या बोल रहे हैं। प्रताप सिंह सारंगी बोलते रहे और विपक्ष जो है उधर से वो अपना नारेबाजी करता रहा। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में, इस मामले में ओम बिरला सही मालूम पड़ते हैं आज जो घटना हुई उससे। जी बिल्कुल। तो यह, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलकर चले गए और उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया, और महाकुंभ के अलावा 2 साल पहले का भी राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया। इन 2 मुद्दों के अलावा उनको कोई दूसरा जरूरी मुद्दा नहीं समझ में आया जिस पर वो बात करते, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री आखिर कुछ तो बोले। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब सदन में आए कई विदेश यात्राओं के दौरे के बाद, तो उन्होंने महाकुंभ और राम मंदिर के, अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र किया, उन मुद्दों की बात नहीं की। और इस बीच जिस तरह से नागपुर में स्थिति बिगड़ गई है उसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पर घेर रहा है, सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, और वहां देवेंद्र फडणवीस सरकार पर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही थी और वही सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। एक बार कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, नागपुर की घटना को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले मेरी विनम्र अपील है, सभी पक्षों से शांति बनाए, हिंसा रुके, किसी तरीके से नागपुर में अमन चैन वापस आए। जो कुछ हुआ है उसमें दोषियों को दंडित किया जाए, पर मैं भाजपा पर आज इल्जाम लगाता हूं। आपकी सरकार है प्रदेश में, आपने देखा आपके मंत्री मुख्यमंत्री के बयान क्या है। आपके जुड़े हुए सहयोगी संगठन जब आग धधक रही है तो उसमें प्रदर्शन करने की अनुमति कैसे दी गई, कैसे वो भड़कीले बातें कह रहे थे, और 1-2 लोग गैर जिम्मेदार लोग उन्होंने बयान दिया औरंगजेब पर। ये क्या है, एक ऐसा मसला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे चुनाव में, बेईमानी से जो चुनाव जीता है, उससे लोगों का ध्यान हटे, आर्थिक रूप से ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने स्थिति को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की और हालात बिगड़ गए। मैं पूरा का पूरा जो लोगों से एक विनम्र अपील करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करूंगा, अमन लाइए, चैन लाइए, शांति लाइए। सर, तमाम राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है। उधर फडणवीस जी कह रहे हैं कि ये वो मॉन्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड तो है लेकिन उसका महिमा मंडल नहीं हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस जी से मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के जो आपके वायदे थे क्या पूरे हुए हो? मैं कहना चाहता हूं जो इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, एक गड़े मुर्दे विषय को उठाया गया था, ये तो इतिहास की बात थी ना, उस पर आप क्या मालूम नहीं था कि ये मुद्दा कुछ लोग भड़काना चाहते हैं?
ध्रुवीकरण चाहते हैं और आपने खुद अपने संगठनों को ध्रुवीकरण करने की और हिंसा करने की इजाजत दी। दोषी महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा और तो बीजेपी की सरकार है, जानबूझकर कर रही है और अपने वहां जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है। और एक बड़ा आरोप अमलेंदु जी प्रमोद तिवारी लगा रहे हैं कि जो गलत तरीके से बनी हुई सरकार है और इसी गलत तरीके को लेकर, यानी जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली की बातें हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर चर्चा की मांग की गई है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने उसको लेकर कई बार वॉकआउट भी किया, लेकिन चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई है। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री से भी जवाब की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री आए और बोलकर चले गए, उन्होंने कोई उस पर बयान नहीं दिया। अब नागपुर की घटना को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार घिरी हुई है और महाराष्ट्र सरकार के अलावा आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस पर भी। ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर ये जो घटना है इसको अंजाम दिया गया है। सरकार की नाकामी ही नहीं बल्कि सरकार के षड्यंत्र से। सुनते हैं क्या कह रहे हैं विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि यह सरकार प्रायोजित घटना है, नागपुर में जो कुछ हुआ है वो सरकार ने कराया है। नहीं, ये सरकार पुरस्कृत घटना ऐसा मैं मानता हूँ। नागपुर की घटना ये सरकार पुरस्कृत घटना है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर बड़बोले मंत्री जो महाराष्ट्र में है वो एक तेलंगाना से आया एक डी राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वह कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, धर्मों में जाति में झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे नालायक लोगों को पहले जगह पर उनकी जगह दिखाना चाहिए। ये महाराष्ट्र शांत महाराष्ट्र है, पुरोगामी विचार का महाराष्ट्र है। यहाँ हर धर्म का इज्जत और सम्मान किया जाता है। ऐसे स्थिति में किसी धर्म को लेकर टारगेट लेकर करके अगर ये धंधे किया जाते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ने ही ये इनको बढ़ावा दिया है। और जब नागपुर में ये घटना घटी तो उस वक्त सरकार की दिल्ली से गली तक भाजपा की सरकार है। क्या कब्र को लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता है? और किसको आप बोल रहे हैं? आपको खुद को करना है ये सब, सरकार आपके आप करना चाहिए। तो आंदोलन या मोर्चा या किसी को कब्र जलाने की जरूरत क्या है? और उसी को लेकर ये जो वातावरण भड़का है, तो और सरकार अगर बड़बोले मंत्री को तुरंत रोकते थे तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। वहाँ एक तेलंगाना से टी राजा आया है और यहाँ का एन राजा है, ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र को अस्थिर कर रहे हैं। सर, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। सतपाल जो है उन्होंने भी औरंगजेब की कब्र पे औरंगजेब पे बात की, देवेंद्र फडणवीस नहीं, देखो कब्र को लेकर जो बात हुई या औरंगजेब की तुलना फडणवीस जी से ये हमारे अध्यक्ष ने नहीं की, उनके कारोबार को लेकर किया। उसका गलत अर्थ ये भाजपा ने निकाला था, उन्होंने स्पष्टीकरण दे चुके। राज सवाल कब्र को 400 साल पहले तो किसने रोका है? क्या कर रहे तुम? कानून के दायरे में लाकर जो करना है करो ना। और सरकार के ही मंत्री ऐसे बकवास करते हैं, सरकार के ही संगठन जो है समर्थन वाले इस तरह से आंदोलन करते हैं और वातावरण अगर खराब होता है तो मुझे लगता है कि ये सरकार की इसके पीछे में क्या इच्छा है कि महाराष्ट्र स्थिर रहे, ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस फेलियर है जिस प्रकार से 100%। योगेश जी ने जो कहा था ये पूर्व नहीं देता, तो तुम क्या सोए थे? तुम्हारी सरकार सोई थी, तुम्हारा इंटेलिजेंस सोया था, क्यों नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो इसके बारे में स्पष्टता यही है कि ये कुछ छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी। नीतीश राणे की इस्तीफे की मांग करेंगे जिस प्रकार से बयान? हमने इस्तीफे की मांग कल भी किया है। इस तरह से महाराष्ट्र को अस्थिर करने वाले जो भी मंत्री बयानबाजी करते हैं, मंत्री करके संविधान को लेकर शपथ लेने वाले और इस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो उसको मंत्रिमंडल में रखना नहीं रखना ये बारे में सीएम ने निर्णय लेना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर है, क्या उनकी इस्तीफे की मांग करेंगे? तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर विजय वडेट्टीवार आरोप लगा रहे हैं और इसको सरकार की नाकामी तो बता ही रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार का षड्यंत्र है। ये तो विजय वडेट्टीवार तो सीधे और बहुत ही जिनकी जो भाषा है बहुत तल्ख है और बहुत गुस्से के साथ आरोप लगा रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ, बहुत गुस्से के साथ आरोप लगा रहे हैं समीर जी, और ये साफ तौर पर बाकायदा नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वो हैदराबाद से आया हुआ है,
टी राजा और यहाँ का है एन राजा, यानी नीतीश राणे की तरफ जो है उनका मतलब है इशारा। और इशारा क्या, वो तो साफ नाम दे रहे हैं कि नीतीश राणे जो बोल रहा था अगर सरकार ने उसी समय उसको ठीक किया होता तो इस तरीके की नहीं होती। और ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं कि भाई आखिर आप किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, तो फिर किसके खिलाफ आप कर रहे हैं, ये उन्होंने पूछा है। और मांग आप किससे कर रहे हैं? आखिर जिसको करना है, अगर आप चाहते हैं कि वो वहां से हटा दिया जाए तो उसके लिए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आप ही के पास है, तो आप सीधे जाकर सरकार से मांग करिए, आप सीधे विधानसभा में जाकर मांग करिए। हाँ, सीधे विधानसभा में जाकर मांग करिए। अच्छा, विधानसभा में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? अच्छा, और समझिए महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री रहे लगभग 2.5 साल जी, तब भी कुछ नहीं हुआ। ये देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनते ही क्यों हो गया? और क्या ये महायुति के अंदर जो चल रहा है संघर्ष, उसका भी ये रिफ्लेक्शन है एक तरीके से? उससे ध्यान हटाने के लिए है, चूंकि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया। देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है, तो देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय लेकर लगातार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। और दबे सुर में कहा जाए एक तरीके से परोक्ष रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी ये बात कह रही है कि मुख्यमंत्री के पास है गृह मंत्रालय, ये उनका फेल्योर है। और प्रकाश अंबेडकर जो बहुजन विकास अघाड़ी जो है उसके नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सीधे सीधे नीतीश राणे पर जो है हमला बोला है। जी बिल्कुल, प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र का एक विशैला मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है कि महाराष्ट्र का एक विशैला मंत्री सरेआम समाज में नफरत फैलाने और बांटने का काम कर रहा है। यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में नफरत फैलाने के लिए बाहर से लोग लाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। नागपुर सहित सभी लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। ये बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं प्रकाश अंबेडकर, उनका ये कहना है। और इसी तरह की बात सीधे जो संजय राउत ने भी कही है, प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं, और कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने साफ तौर पर यह कहा है कि बाहर से जो लोग आए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनका इशारा भी टी राजा की ओर है, वो तेलंगाना से के हैं और वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बड़े आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर, क्योंकि उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है, तमाम इंटेलिजेंस जो सेवाएं हैं वो सारी की सारी उनके पास है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाया कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले भी जब से सरकार बनी है तभी से वो लगातार घिरी हुई है, लेकिन अब एक जो ये बड़ी घटना हुई है नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा की, वो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि वहीं से वो विधायक हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उनका होम टाउन है, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का वैचारिक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मुख्यालय वहीं पर है। आने वाले दिनों में 100 साल का जश्न मनाने की तैयारी करेगा आरएसएस। प्रधानमंत्री भी जाएंगे, प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, जाने वाले हैं वहाँ। और साफ साफ कह रहे हैं संजय राउत कि वहाँ दंगा कौन करा सकता है, वहाँ मुख्यालय तो आरएसएस का है। यानी सीधे सीधे वो आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस ने दंगा कराया। अब ये किसने कराया किसने नहीं कराया ये तो सरकार जाने, और जांच होगी तब मालूम पड़ेगा किसने कराया किसने नहीं कराया। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वक्तव्य दिया है, तो उनका साफ कहना है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, ये उनका कहना है। और छावा फिल्म ने जो लोगों के गुस्से को भड़काया, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और छावा फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ और उसकी जो स्टार टीम है उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। ये क्या कार्रवाई अब करने जा रहे हैं ये भी बताना चाहिए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई बताया नहीं गया है। जी बिल्कुल, इस बारे में भी कुछ बताया नहीं गया। पुलिस का भी कहना है कि वो पड़ताल की जा रही है। हालांकि 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन क्या जिन मंत्रियों को और जो बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया जिसकी वजह से ये घटना हुई है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है, अब तक इसकी जानकारी नहीं है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच में अभी भी औरंगजेब की कब्र को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का, शिवसेना का, वो लगातार जारी है अलग अलग जगहों पर। कुछ उसके विजुअल्स देखते हैं किस तरह से वो प्रदर्शन हो रहा है, यानी उसी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो रही है। और सवाल विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के विधायक, और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सबसे कहने की शांति बनाए रखें। अरे अपने विधायकों को समझाओ ना शांति बनाए रखें।
बिल्कुल, विधायकों को अपने समझाने के लिए नहीं समझा पा रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील आखिर किससे हो रही है? ये जो विजुअल्स हैं वहां के विधानसभा के, और बीजेपी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके विधायक ये मांग कर रहे हैं। तो ये इसको लेकर अब सरकार घिरी है, आरोप उस पर लग रहे हैं। सीधे तौर पर यह आरोप लग रहे हैं कि यह सरकार प्रायोजित घटना है, जानबूझकर किया गया है। रामगोपाल यादव ने कहा बीजेपी जो चाहती थी वही हो रहा है जो चाहती है। तो ये प्रदर्शन हिंदू अस्मिता की बात हो रही है और वहां से इस तरह की बातें, और प्रदर्शन ये बाहर भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही जो संजय राउत ने पूछा है कि आखिर आप जो चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं, तो वो करेगा कौन? आप केंद्र सरकार से जाकर सीधे कह दीजिए कि उसको वहां से हटा दे, चूंकि वो एएसआई की संरक्षित स्मारक है, केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर वो चाहें तो उसको हटा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इसको एक मुद्दा बनाए रखना है ताकि ये मुद्दा गर्म होता रहे और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की स्थिति बनती रहे। और ये ध्रुवीकरण समीर जी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं किया जा रहा है, हाँ, ये पूरे देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब नया रोल मॉडल जो है बीजेपी का वो औरंगजेब बनने जा रहा है क्या? अखिलेश यादव यही सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जी सुनते हैं, अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि आखिर औरंगजेब को पर चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अचानक उनकी बात क्यों आ गई है। सुनते हैं क्या कहा है अखिलेश यादव ने। डीएसपी का घर जल गया, आप संभल पूछ रहे हो, मैं आपसे ही कहता हूँ आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी। मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। एक मिनट में नहीं, आप सवाल करिए। नहीं ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। आप मुझे सवाल करिए कि क्या बरेली में एक डीएसपी का घर जला दिया, पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। नहीं, बरेली में नहीं, बरेली में डीएसपी का जो घर जला दिया, आप सवाल करिए ना। नहीं ना, सवाल करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, यही तो वजह है। नहीं। अच्छा दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई, पूछिए, सवाल करिए। आप कहिए कि पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली, लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया, गोली मार दी गई। कितनी घटना हम बताएं? अरे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। अच्छा ये डीएसपी वाला सवाल पूछ लें इन्हें। ऐसा है, एक सवाल ये पूछिए आप कि डीएसपी का घर क्यों जला दिया, हम जवाब देते हैं। आप प्लीज बताएं डीएसपी का घर क्यों जला दिया? डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। और फिर गोरखपुर का आप पता कर लीजिए कानून व्यवस्था कैसी है, देवरिया का आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कुशीनगर का, जो मुख्यमंत्री के खुद जनपद हैं आसपास, वहां की हालत देख लीजिए। और अस्पतालों की हालत आप कभी पूछिए और जानिए क्या हालत है अस्पतालों की, कि अस्पतालों में हमारी चर्चा हो जाए, हम लोग सवाल न कर लें, इसलिए पर्दा डालने के लिए ये संभल। तो बरेली की भी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से बरेली संभल में जिस तरह वहाँ भी मस्जिद को लेकर मस्जिदों को रंगा गया होली पर और व्यवस्था की गई उनको बचाने की, बावजूद इसके कई जगहों पर वहाँ सांप्रदायिक संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। अखिलेश यादव वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे कौन है और क्यों हो रहा है। सरकार अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है तो सरकार ही जिम्मेदार है या फिर कोई और जिम्मेदार होगा? हाँ बिल्कुल, सरकार ही जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार होगा। हालांकि देखिए समीर जी, कल रात से बात हुई और जो वहाँ के महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम, उनका कहना है कि हिंसा की वजह का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमने जांच शुरू कर दी है। अब तक 47 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अरे भाई, तो देवेंद्र फडणवीस तो बता रहे हैं कि लोगों का गुस्सा भड़का दिया छावा फिल्म ने। मतलब मंत्रियों के बीच में ही कोई तालमेल नहीं है कि क्यों हिंसा हुई है, क्या बताया जाए? गृह मंत्री है वो कह रहा है कि औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा भड़का दिया छावा फिल्म ने, और गृह राज्य मंत्री कह रहा है कि हिंसा क्यों भड़की हमें पता ही नहीं है। तो भाई पहले एक विभाग के मंत्री और राज्य मंत्री वो तय कर लें कि क्या हुआ, बोलना क्या है। यानी सदन में मुख्यमंत्री कुछ बोलेगा, बाहर आके गृह राज्य मंत्री कुछ और बोलेगा। तो ये सरकार के अंदर किस तरीके से फ्रैक्शंस हैं ये भी मालूम पड़ रहा है समीर जी। और जब सरकार कमज़ोर होती है तो प्रशासन भी कमज़ोर हो जाता है। ये इसकी परिणति जो है वो महाराष्ट्र में देखी जा रही है। और फिर मैं कहूँगा कि 70 सालों में विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि पहली ऐसी सरकार है जो अपने ही राज्य को
खुद सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक रही है। जी, ये आरोप लग रहे हैं और लगातार विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष के नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार प्रायोजित हिंसा है। जो कुछ भी नागपुर में हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और जिम्मेदार ही नहीं, उसकी बाकायदा तैयारी की गई है। जो वहाँ पर विपक्ष के नेताओं का, कई नेताओं का ये कहना है, कांग्रेस के नेता वहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेकर जो एनडीए के महायुति के मंत्रियों के नाम लिए और यह भी कहा कि वहां बाहर से आकर, तेलंगाना से आकर लोग इस तरह की हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। और लेकिन सरकार के भीतर बहुत सही बात कही अमलेंदु जी ने कि मुख्यमंत्री का बयान, जिनके पास गृह मंत्रालय है, वो कुछ और कह रहे हैं सदन में। उन्होंने जो बयान दिया और उन्होंने ये कहा, छावा फिल्म का जिक्र किया कि उसकी वजह से वहां पर हिंसा भड़की है, उसकी वजह से लोगों की भावनाएं भड़की और हिंसा हुई है। और गृह राज्य मंत्री कुछ और कह रहे हैं। तो बहुत बुरी तरीके से सरकार इस पर घिरी हुई है, लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। औरंगजेब के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिलचस्पी है, लेकिन संजय राउत ये सवाल पूछ रहे हैं। एक बार संजय राउत को फिर सुनेंगे कि वो कह रहे हैं कि आपको औरंगजेब की कब्र हटानी है तो आप विधानसभा से लेकर उनके जो मकबरा है उसके बाहर से लेकर आप जगह जगह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आप सीधे जाइए और सरकार से मांग कीजिए, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं। सुनते हैं संजय राउत को, क्या कह रहे हैं वो। वही बाबरी मस्जिद की भी जिक्र किया। क्या हो गया? कल नागपुर में हिंसा हुई, 20 से अधिक। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम तो संजय राउत सीधे तौर पर सरकार पे और बीजेपी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं कि नागपुर में सब कुछ आपका 4-4, 5-5 मंत्री वहीं के आसपास के हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, आरएसएस का मुख्यालय है, वहां ये सब हो जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और सीधे चुनौती भी दे रहे हैं कि दमखम अगर आप में है तो आप मकोका लगाइए उन लोगों पर, एफआईआर दर्ज करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन मुख्यमंत्री ये जिक्र भी कर रहे हैं कि छावा की फिल्म की वजह से भावनाएं भड़क गई हैं, लेकिन भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर इन कार्रवाइयों के लिए कोर्ट का ही संज्ञान लेना होगा, जैसे कोर्ट अक्सर लिया करता है। और समीर जी, ये वही नागपुर है जहां अभी 2 दिन पहले ही नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक अंजुमन इस्लाम जो करके एक संस्था है अल्पसंख्यकों की, वहां गए थे। वहां उन्होंने भाषण में कहा था कि मैं जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे मुझे हारना ही क्यों ना पड़ जाए, ये उनका कहना था। और जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। अभी 2 दिन पहले ही नितिन गडकरी ने कहा था और कल ही नागपुर में घटना हो जाती है। लेकिन जो आपने अदालत की बात कही समीर जी, ये समझ लेना चाहिए, चाहे वो नीतीश राणे हो चाहे कोई हो, कि अदालत में जाकर फिर आप बच नहीं सकते हैं। थोड़े समय के लिए आप बच सकते हैं इस तरह की बातें करके। कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 2020 से पहले के विधानसभा चुनाव से पहले भड़काऊ भाषण दिए थे और उसके उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी। उसको क्वैश कराने के लिए वो गए लोअर कोर्ट में, वहाँ उस लोअर कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया था। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले कथित भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि अदालत ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2025 तय की है।
तो ये समझा जा सकता है कि आगे चलकर नप सकते हैं कपिल मिश्रा भी जो उन्होंने बातें कही थी जी। तो ये आप समझना चाहिए और लोगों को भी, लेकिन समझ में आता नहीं, चूंकि लगता है कि इस तरीके से भड़काकर हम सत्ता में बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल, इनसे ये सारे मामले, लेकिन कपिल मिश्रा ने भी बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए थे। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा, उसमें भी, हालांकि उसके बाद भी वो मंत्री बने हैं। और इसके अलावा वो आम आदमी पार्टी में जब थे तब भी उन्होंने विधानसभा के भीतर, उस समय भी वो मिनिस्टर थे, और उस समय उन्होंने विधानसभा में बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी, ऑन रिकॉर्ड कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई तब भी नहीं हुई, अब भी नहीं हुई। लेकिन अब कोर्ट ने उनको, दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और उनके जो मुकदमे चल रहे हैं भड़काऊ बयान देने वाले, उनको खत्म करने से इनकार किया है। तो एक बड़ा झटका और एक सीख भी मिलती है, लेकिन इस तरह की सीख कोर्ट से जरूर मिलती दिखाई पड़ती है कभी कभी। लेकिन राजनीति में इस तरह के लोगों का जो कद ऐसे बयानों के बाद बढ़ता चला जाता है, उन निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें उनका उत्साह बढ़ाती हैं और इस तरह की घटनाओं, भड़काऊ बयानों के लिए प्रेरित करती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल समीर जी, इस तरह की घटनाएं किस तरीके से लोगों को भड़काती हैं और किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा लिया जाता है, ये देखने की बात है। और आप देखिए कि इन जो भड़काते हैं, इनके बच्चे तो सब जाकर विदेश में पढ़कर आते हैं, और यहाँ जो हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं जी। भाई जो शिवराज सिंह चौहान है, उनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और यहाँ जो है ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सबको यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये सवाल तो उठ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये जो भड़काऊ बयान देकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें होती हैं लगातार, ये वही सारी चीज़ें हैं। और इस तरह के बयानों से कुछ लोगों को राजनीतिक फायदा मिलता है, लेकिन समाज का और देश का एक बड़ा नुकसान होता है। और यही आरोप इस समय महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर लग रहे हैं। महायुति सरकार पर विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ, नागपुर में हिंसा हुई दो समुदायों के बीच कल देर शाम, यानी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो वहाँ पुलिस का ये बयान है, उस हिंसा के लिए विपक्ष सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और जिम्मेदार ठहराने से ज़्यादा जो गंभीर मुद्दा है, गंभीर बात है, वो ये कि कह रहा है, विपक्ष की अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर ये प्रायोजित है, सरकार की ओर से जानबूझकर ऐसा कराया गया है और बीजेपी यही चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वहाँ जो कुछ हुआ बीजेपी वही चाह रही थी और उसके चाहने से ये सब हुआ है। तो जो उसकी इच्छा थी वो हो गया। सुन लेते हैं एक बार क्या बोला है राम गोपाल यादव ने। बहुत एक लाइन का उन्होंने जवाब दिया है कि बीजेपी जो चाहती थी वही हुआ है। बीजेपी ये चाहती तो हो गई, कौन करवा रहा? सर इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है तो वही हो रहा है। बीजेपी ये चाहती तो हो गई, कौन करवा रहा? सर इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है तो वही हो रहा है। तो बीजेपी यही चाहती थी और वो हो गया है। नागपुर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में प्रोफेसर राम गोपाल यादव बता रहे हैं और यही बात सीधे तौर पर नाम लेते हुए नेताओं के बता रहे थे विजय वडेट्टीवार, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी किस तरह से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है उसको सुन लेते हैं, और कैसे इन बहुत ज़रूरी मुद्दों के बीच में औरंगजेब जैसे मुद्दे लाकर, यानी जिसको कहा जाता है, जो कहा भी है पवन खेड़ा ने कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जताई है। सुनते हैं प्रियांक खड़गे को क्या कहा है उन्होंने। The BJP leader should decide whether they want to take the country forward or backward. When the entire world is talking about free trade, when the entire world is talking about artificial intelligence, BJP leaders are talking about Aurangzeb. What is this nonsense? By digging up a grave or bringing it down to the ground, what are they going to achieve? Is history going to change? Is the present going to change? Is the future of Indians or the young youth going to change? I think BJP is gone senile. I think they don't know what to discuss and what should be the priorities for the country. The Bloom report says more than 100 crore people don't have extra income to spend, and these people are talking about Aurangzeb by destroying the
तो विपक्ष का सवाल है कि ज़रूरी मुद्दों के बीच औरंगज़ेब की क्या ज़रूरत है, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए उसको लाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये प्रियंक खड़गे कह रहे हैं वो कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तय करना चाहिए कि वे देश को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं। जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्री ट्रेड की बात कर रही है, तब बीजेपी के नेता औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा माकूल सवाल जो है वो उन्होंने पूछा है बीजेपी से। प्रधानमंत्री मन की बात करके चले गए आज सदन में, उनको बताना चाहिए था कि औरंगज़ेब का कब्र उखाड़ना ज़्यादा जरूरी है या देश को आगे ले जाना ज़्यादा जरूरी है और एआई पे बात करना जरूरी है। आप देखिए वो किस तरीके से ग्रोक जो आया है एलन मस्क का, वो कैसे कैसे जवाब दे रहा है। बिल्कुल, एक एआई है, उसके बारे में बता ही दीजिए आप थोड़ा। तो यानी जो आपके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका जो मित्र है एलन मस्क, वो किस तरीके के जवाब दे रहा है उसका एआई जो है। और सॉरी माफ कीजिए, और आप जो है वो औरंगजेब की कब्र में ही अभी तक उलझे पड़े। औरंगजेब की कब्र से ही बाहर नहीं निकल पा रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर तारीफ की है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा अमेरिका से एक पॉडकास्टर बुलवाया और करीब 3.25 घंटे तक उसके साथ उनका इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने जमकर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। और इधर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भारत के नागरिकों को जिस तरह से उन्होंने एक अमानवीयता के साथ पहुंचाया है, उस पर आपका क्या कहना है। और देखिए मज़ेदार बात यह भी है कि उस इंटरव्यूअर ने भी मोदी जी से ये सवाल भी नहीं पूछा कि आप उस पर भी कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। नहीं तो समीर जी, क्या आपको लगता है कि कोई भी इंटरव्यू करने मोदी जी का जाए और वो अपने सवाल पूछ सकता है? तो ये तो बड़ा कठिन आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये और यहाँ के तो तमाम पत्रकारों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री हम लोगों को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, और इंटरव्यू देने के लिए वो दूसरों से को बुलाते हैं। लेकिन बहुत गंभीर बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष इतने दिनों से लगातार तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था, इतने ज़रूरी मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बयान की अपेक्षा कर रहा था, डिमांड कर रहा था, प्रधानमंत्री आए और सिर्फ 2 बातों पर बोलकर चले गए। एक तो उन्होंने महाकुंभ की चर्चा की और दूसरी चर्चा उन्होंने की जो 2 साल पहले अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना है उसकी चर्चा। इसके अलावा उनको कोई दूसरी ज़रूरी बात नहीं लगी जिसको प्रधानमंत्री सदन में बोले, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा हो, चुनावी मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर, या फिर ताज़ा तरीन नागपुर का जो मुद्दा है, औरंगज़ेब का मुद्दा है, इस पर भी उन्होंने कुछ भी बोलने से परहेज़ किया, अपने मन की बात की। लेकिन जिस तरह से नागपुर में भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश में लगे रहे कि अगर मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिला तो कम से कम गृह मंत्रालय मिल जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनको गृह मंत्रालय नहीं लेने दिया, खुद अपने पास रखा। अब नागपुर में जब ये घटना घट रही है तो उस पर एकनाथ शिंदे का क्या कहना है उसको भी सुन लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधे तौर पर कहा कि जो छावा फिल्म है उसकी वजह से लोगों की भावनाएं भड़की हैं और इस हिंसा के पीछे कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार है। एकनाथ शिंदे को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हज़ार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो 2 समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना,
ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। तो एक नाथ शिंदे को आपने सुना, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। षड्यंत्र की बातें ही विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन अब एक नाथ शिंदे इस षड्यंत्र में किसको देख रहे हैं? आप एक शिंदे के बयानों को किस तरह से देखा जाए अमलेंदु जी, वो जो कह रहे थे? देखिए, शिंदे का बयान जो है वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, और एक तरीके से देखा जाए तो शिंदे खुद जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही हैं, तो कानून व्यवस्था पर अगर सवाल उठा रहे हैं, षड्यंत्र है और फेलियर हो गया कानून व्यवस्था का, पुलिस पे हमला हो गया, ये सारी बातें उप मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं, तो ये इसका मतलब उप मुख्यमंत्री सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि आखिर में वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो यानी जो विफलता की जिम्मेदारी है वो एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर डाल दी है। ये एकनाथ शिंदे के बयान से समीर जी स्पष्ट हो रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है? राज्य मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री, वो भी जो है आकर बाहर कुछ बता रहे हैं, सदन में देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल रहे हैं, तो ये सरकार के अंदर जो चल रहा है उसकी भी जो है एक तरीके से वो बाहर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से सरकार में एक रूपता नहीं है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से नागपुर में हिंसा हुई, विपक्ष जहां इसको सरकार प्रायोजित हिंसा बता रहा है, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है, मुख्यमंत्री तो वो है ही, लेकिन जिस तरह से सरकार के भीतर तब मंत्रियों के बयान आ रहे हैं और उनके बयान देवेंद्र फडणवीस के बयानों से अलग दिखाई पड़ रहे हैं, उससे यह भी साफ है कि महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार है उसके भीतर क्या चल रहा है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या हुआ, कैसे हिंसा भड़की, और अभी भी कई इलाकों में वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस उसको शांत बता रही है, लेकिन लगातार प्रदर्शन इस बात के लिए हो रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाया जाए। अब क्या इस पर पता लगता है, हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार पाया जाता है, वो अब उस पर हम अपडेट आपको देंगे जब पुलिस इसका पता लगा लेगी। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।